स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आज हमारा है टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, नाम लिखा है ना ऊपर, समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु स्टेपी। ग्रासलैंड होता है स्टेपी, तो आपको पता ही है, जैसे सवाना ग्रासलैंड पढ़ा था हमने। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ना जरूरी होता है। अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप इंग्लिश में जरूर पढ़ें। हिंदी में पढ़ के हम पास नहीं हो सकते, ये 600% सही बात है। तो पहली बात तो वो कह रहा है कि क्या सही है कि गलत है। तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप जब भी पढ़ो इस बात का पहले दिमाग में रख लो कि वो पहला है कि घास के मैदान के साथ अर्ध रेगिस्तान है, सेमी डेजर्ट टाइप ऑफ मतलब एरिया है, ये ऐसा कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि यह मध्यवर्ती क्षेत्र है, इंटरमीडिएट रीजन है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, इनफ रेनफॉल मतलब अच्छी खासी बारिश होती है। इसे टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में भी जाना जाता है। और लाइव स्टॉक रेंचिंग यानी पशुपालन जो है इस क्षेत्र में की जाने वाली एक प्रमुख गतिविधि है। इजी सवाल है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपसे। फटाफट आंसर दो मुझे, कौन सा इसका सही आंसर होगा, कौन सा आंसर इसमें रॉन्ग है, ये आपको पता करना है। फटाफट आप आंसर दीजिए। क्या वो सेमी डेजर्ट टाइप का है, वहां पर पर्याप्त वर्षा होती है, उसे शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं, और वहां पर पशुपालन होता है। तो आपको ध्यान रखें गलत कौन सा है ये पता करना है, रॉन्ग कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। देखो जैसे आपने एक आंसर लगाया सेमी डेजर्ट है, ये वाला आंसर, चलो ये सही है कि नहीं है, एक टफ चीज है, ये कैसे हो सकता है ये बताओ। रिसीविंग इनफ रेनफॉल मतलब ये हाँ अच्छी खासी वर्षा होती है, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा। कितनी ब्लंडर मिस्टेक है, हम घास के मैदानों की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो क्या है, एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। स्टेपी इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड, मैंने अभी कहा भी था आपसे, घास का मैदान है, और नीचे लिखा भी है इट इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड, एक घास का मैदान है। और हम कहते हैं कि वहां पर इनफ वर्षा होती है। कितनी बार आप लोगों को बताया है मैंने कि जब भी हम बात करेंगे कि बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो वहां पर ग्रासलैंड कैसे हो सकता है, ज्यादा बारिश होगी, पर्याप्त वर्षा होगी तो पेड़ पैदा होंगे ना उसमें, ट्रीज, ये दोनों चीजें। और मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, मतलब देखो एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं एक आध घंटा, उसके बाद घर में जाके वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो नजबलिए टाइप की पढ़ाई है उनकी, मतलब ये बिग बॉस टाइप की, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और अपना मजे से चलते रहो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनके दिमाग में गलतफहमी है कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, इसको मान लो आप। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था सवाना ग्रासलैंड में, याद है, वहां पर एक क्वेश्चन था कि सवाना ग्रासलैंड लंबे घास के मैदान होते हैं, खुरदुरे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, न्यूट्रिशंस कम होते हैं, तो वहां पर लाइव स्टॉक फार्मिंग नहीं होती है अच्छी खासी, ये बताया था मैंने। फिर मैंने कहा था कि जो मुलायम घासें होती हैं प्रेरी टाइप की, मध्य एशिया वाली, वहां पर जो है इस टाइप की चीजें होती हैं। तो ये आंसर गलत कैसे हो जाएगा, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने, इसलिए मैंने कहा कि आपने नोट डाउन किया ही नहीं उसको। जब सवाना वाला क्लास में किया था ना एक दो दिन क्लास पहले, तो वहां पर मैंने बताया था ये स्टेटमेंट राइट है, ये भी राइट है, ये भी गलत है, ये गलत हो जाएगा ना, इनफ रेनफॉल कैसे होगा। सेमी डेजर्ट टाइप ऑफ, सेमी डेजर्ट का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है डेजर्ट जिसको हम शुष्क कहते हैं, ठीक है, एक होता है सेमी डेजर्ट जिसको हम अर्ध शुष्क कहते हैं। जब हम शुष्क कहते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी में अगर इसको मैथमेटिकली दे देखना है कि कितनी बारिश होती है, तो हालांकि बारिश का क्राइटेरिया टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन मोटा मोटा एक बात आप समझ लो कि अगर 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसको नॉर्मली हम शुष्क रीजन कहते हैं, डेजर्ट एरिया, है ना, या एरिड कहते हैं इसको, या इसको आप एरिड भी कह सकते हो। एरिड, शुष्क, डेजर्ट, मरुस्थली, इससे कम वर्षा होगी तो वो डेजर्ट जैसा होगा, कहीं पर और भी कम हो सकती है, डेजर्ट में कन्वर्ट ज्यादा जल्दी हो सकता है, कुछ कुछ पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि डेजर्ट में बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, थोड़ा बहुत। और सेमी डेजर्ट क्या होता है, जो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा बारिश हो, सेमी एरिड भी कहते हैं उसको, सेमी एरिड। तो इस पे जो होती है, जो स्टेपी होती है, इसमें बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती, इसमें आपको 30, 40, 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा मिलेगी, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, मतलब टेम्परेट जोन है ना वो, शीतोष्ण कटिबंध का एरिया है, लगभग आपको 40-50 डिग्री के आसपास ज्यादातर मिलेगा ये, तो उस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, इसलिए बारिश अगर थोड़ी कम भी होगी तो काम चल जाएगा, मतलब पेड़ पौधे सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक। इसीलिए उसने उसको नाम सेमी एरिड जैसा दे दिया या सेमी डेजर्ट दे दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
इसकी कोई बात नहीं, ये अगर आप नहीं भी समझ में आया आपके तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो आना चाहिए ना समझ में, ये इनफ रेनफॉल कैसे हो जाएगी घास के मैदानों में भाई, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो 25 लगभग 25 टू 60 या 25 टू 50 सेंटीमीटर के आसपास अगर बारिश होती है तो इसको अर्ध शुष्क कहा जाता है। जैसे भारत में अरावली है, ये इंडिया है, इंडिया में अरावली हम बोलते हैं, तो अरावली के वेस्टर्न साइड को जब आप जैसलमेर की ओर जाओगे तो बारिश बहुत कम होते जाती है, मतलब लेस देन 25 सेंटीमीटर के आसपास, इसीलिए वो थार का डेजर्ट में बदल गया। और अरावली से ईस्ट में साइड, अरावली साइड को या फिर अलावरी और दिल्ली के आसपास के एरियाज में आपको 25 से 60 के बीच में या 50 के बीच में बारिश मिलेगी, तो वो सेमी एरिड टाइप का एरिया है। सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क कहने में ज्यादा अच्छा लगता है, सेमी डेजर्ट में हम सोचते हैं कि पूरा मरुस्थल या फिर एक रेत का जैसा बन गया है। समशीतोष्ण जलवायु में स्टेपी होते हैं। स्टेपीज अकर इन टेम्परेट क्लाइमेट विच लाई बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड पोलर रीजन्स, जो कहां पे लाई करते हैं, उष्णकटिबंध और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच होते हैं। मैंने पढ़ाया था आपको, टेम्परेट जोन का मतलब होता है लगभग 30, 40, 50, 60 डिग्री के आसपास का एरिया, यानी कर्क रेखा से थोड़ा सा नॉर्थ और मकर रेखा से साउथ। अब ऐसा मत समझना कि 23.5 से नॉर्थ या साउथ होगा, मोटा मोटा आप कह सकते हो। जब हम क्लाइमेट को प्रैक्टिकल वे में देखते हैं तो उसमें भी लैटिट्यूड नहीं नापते हैं, अंदाजा लेते हैं, ठीक है। तो यानी जो गर्म वाला क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंध होता है, ट्रॉपिकल, इक्वेटर के आसपास का एरिया, और जो थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा शीतोष्ण, मतलब थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म 30, 40, 50, 60, और ध्रुवीय क्षेत्र पोल के आसपास। अब ये समशीतोष्ण कह रहा है, तो समशीतोष्ण का मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक, मतलब बहुत ठंडा नहीं होगा, उसमें नॉर्मल जैसा हो जाएगा। ये इसमें टेम्परेरी लिखा है इसलिए इसमें समशीतोष्ण लिख दिया, इसको शीतोष्ण नहीं पढ़ा करो आप, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। यूरेशिया में समशीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया जहां पे हैं, जो मिलते हैं आपस में, वहां पर इसे स्टेपीज कहते हैं। और नंबर 3 है नॉर्थ अमेरिका टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉल्ड सवानास। उत्तरी अमेरिका में सवाना कहा जाता है शीतोष्ण घास के मैदानों में। ध्यान रखें, ये पूछ रहा है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, दिमाग लगाओ जरा। इस टाइप के आंसर मस्त मोला वाले दिया करो आप, वेरी गुड। तो आपने क्या कहा, ऊपर स्टेपी होते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये अर्थ है आपकी, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई, ये इक्वेटर है। अब ये मान लो एक जोन ऐसा है, हमने कहा कि सन के सनरेज जिस एरिया में लगभग वर्टिकल होती हैं तो इसको हम ट्रॉपिकल जोन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंध, ठीक। इसके बाद वाला एरिया जो ये पोल वाला एरिया, पोल को ले लो सबसे नॉर्थ और साउथ में, इस एरिया में तो ठंडा ही रहेगा ना, तो इसको नॉर्मली हम पोलर रीजन कह देते हैं, यानी ध्रुवीय क्षेत्र। ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ये पोलर। अब इसके बीच में क्या आएगा, ठंडा भी है और बीच में गर्म है, शीतोष्ण या समशीतोष्ण जिसको हम कह सकते हैं मोटा मोटा समझने के लिए, टेम्परेट जोन। तो इसको टेम्परेट जोन कहेंगे आप, ये भी टेम्परेट है, ये भी टेम्परेट है, ठीक। अब इस एरिया में ट्रॉपिकल जोन में जो घास के मैदान हुआ करते थे उसको आपने सवाना नाम दिया था लास्ट क्लास में, याद होगा आपका, अफ्रीका में, पता है 15 डिग्री नॉर्थ, 15, 20, 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के आसपास, या 10, 15, 20 कह सकते हो। लेकिन ये जब लगभग 30 डिग्री से नॉर्थ में, 30, 35 से नॉर्थ में, ठीक, 40, 45, 50 डिग्री के आसपास जो इस एरिया में घास के मैदान मिलेंगे वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगे। यहां भी मिलेंगे तो क्या होंगे, टेम्परेट यानी शीतोष्ण घास के मैदान। तो यही कह रहा है कि समशीतोष्ण या शीतोष्ण घास के मैदान ध्रुवीय क्षेत्रों, पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल जोन के बीच में होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है आंसर आपका, गुड। यूरेशिया में इसे स्टेपी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यूरेशिया का मतलब यहां पे क्या है, जैसे कैस्पियन सी देखा होगा आपने, हम कहते हैं ना कि आर्यंस मध्य एशिया से आए थे, हम लोग कहते हैं कि विदेशी है स्वदेशी है। अरे जब आर्यंस ही विदेश से आई, पूरा आदमी ही अफ्रीका से आया है, तो यहां का कौन है फिर? कभी हिस्ट्री पढ़ो गौर से तो पता लगेगा आपको, बाकी सब बकवास है, आप समझ रहे हो। तो ये एरिया जो है कैस्पियन सी और ब्लैक सी है ना यहाँ पे, इसके आसपास यूरोप और एशिया हम अलग अलग कर देते हैं, उसका यूराल पर्वत के अलग अलग होता है ना, यूराल, उसको नॉर्थ साउथ यूराल माउंटेन, इधर साइड को यूरोप, इधर साइड को एशिया में इसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब डिवाइड कर देता है। तो इस एरिया में जैसे यूक्रेन है, रशिया का पार्ट है, जो वहां पे घास के मैदान होते हैं उसको हम स्टेपी कहते हैं। तो दूसरा आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक। और तीसरा, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका समशीतोष्ण घास के मैदानों का सवाना कहा जाता है। ये तो बहुत ही हल्का सा सवाल है। सवाना एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है,
सवाना क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो अफ्रीका में होता है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ था। वेरी गुड, आगे बढ़ो। फिर से वही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ध्यान रखना है कि सही है या गलत है। कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। छोटी घास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वर्षा होती, तो ये समर्थन नहीं करना है, कोई वहां पर राज्यसभा लोकसभा थोड़ी चल रही है। वो कह रहा है कि सपोर्ट करना। सपोर्ट मतलब अगर छोटी घाटें पैदा होंगी, है ना, तो उतनी पर्याप्त वर्षा होती है, इतनी पर्याप्त वर्षा हो जाती है कि वहां पर छोटी घासें पैदा हो जाती हैं। बट नॉट इनफ फॉर टॉल ग्रासेस और ट्रीज टू ग्रो, यानी इतनी नहीं होती कि वहां पर पेड़ पैदा हो सके। क्या ये कथन सही है स्टेपी के बारे में, समशीतोष्ण घास के मैदानों के बारे में? ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब स्टेपी। उत्तरी गोलार्ध में समशीतोष्ण भागों की संकीर्णता के कारण घास के मैदान प्रतिबंधित और कम महाद्वीपीय हैं। वो कह रहा है कि इंग्लिश में पढ़ो, नॉर्दर्न द ग्रासलैंड्स आर रेस्ट्रिक्टेड एंड लेस कॉन्टिनेंटल ड्यू टू द नैरोनेस ऑफ द टेम्परेट रीजन्स। मतलब वो कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शीतोष्ण जो कटिबंध का क्षेत्र है, जो लैंड एरिया है, वो कम है, जिसकी वजह से ये ग्रासलैंड ज्यादा फैले हुए नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब उनको ज्यादा फैलने का मौका नहीं मिला है। और यहां पर महाद्वीपों के अंदर या महाद्वीपीयता इसमें कम पाई जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको एग्जाम आंसर आ जाएगा इसका। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल आप निश्चित तौर पे कर लेंगे। आंसर आप लोगों ने जो है अभी तक सही लगाया है, मुझे जहां तक लग रहा है। बाकी स्टूडेंट आंसर नहीं लगा पा रहे हैं, क्यों नहीं लगा पा रहे हैं ये वो जाने, या तो रेगुलर नहीं है, या फिर वो नए हैं, या फिर उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। क्या हो सकता है इसमें, क्या होगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। देखो सिंपल चीज है, देयर इज इनफ रेन टू सपोर्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने कहा था अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी तो वहां पे पेड़ पैदा हो सकते हैं, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती। मतलब इतनी बारिश होती है कि लगभग 30, 40, 50 सेंटीमीटर की छोटे कद के घास के मैदान पैदा हो जाते हैं। ये इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, लेकिन इतनी बारिश नहीं होती कि घास की जगह पे लंबी घास या फिर पेड़ ही पैदा हो जाए। जैसे सवाना में होता है ना, स्कैटर्ड ट्रीज विथ ग्रासलैंड्स, या फिर विषुवत रेखा में होता है कि बहुत ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गुड, ये आंसर आपने सही दिया। दूसरा स्टेटमेंट आप सिंपल समझो, क्या उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध कम है कि ज्यादा? ज्यादा। अगर आप पूरा वर्ल्ड का मैप देखोगे तो यहां से लेके पूरा अमेरिका कनाडा से लेको आप, ये शीतोष्ण कटिबंध की यहां पे लैंड एरिया है, और पूरा यूरोप भी तो उसी में आएगा, टेम्परेट जोन में यूरोप का एरिया है, इधर को एशिया का एरिया। तो इतना ज्यादा जो लैंड सरफेस है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, पैसिफिक ओशन को ज्यादा छोड़ दिया जाए तो पूरे का पूरा लैंड एरिया है। साउथ में नहीं है। सदर्न हेमिस्फीयर को देखोगे तो वहां पे आपको पानी ज्यादा मिलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा है टेम्परेट जोन, तो सदर्न में कम है। तो उल्टा लिख रहा हो, अगर वो सदर्न लिखता तो आंसर सही होता। अगर इसकी जगह पे ये सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध लिखता तो अच्छा आंसर था, लेकिन उसने नॉर्दर्न लिखा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो बहुत ज्यादा लैंड सरफेस है इस एरिया में, 30, 40, 50 डिग्री में। तो यहां पर शीतोष्ण घास के मैदान ज्यादा डेवलप्ड हैं, ज्यादा अंदर हैं। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब क्या है अगले वाले सवाल में आएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं कि महाद्वीपीयता का मतलब क्या होता है, यहां पे वो बताऊंगा मैं बाद में। तो ये आंसर आपका गलत है, तो आंसर इज ए। तो ये आंसर आपने बहुत अच्छा लगाया दिमाग से, गुड, आगे बढ़े। अब ये कंट्री है और इन कंट्रीज में कौन कौन से ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, इसको आपको मैच करना है और देखना है कि कौन सा मैच नहीं है, गलत तरीके से किस किस का मिलान किया गया है, ये कह रहे हो। तो इसका आंसर बताओ। ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या होगा? आंसर लगाना उतना टफ नहीं है क्योंकि बहुत फेमस है। अब जिसने पढ़ा है तो वो लगा लेगा आंसर, जिसने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज पढ़ते रहे। नहीं पढ़ी चीजों में आप दिक्कत मत किया करो, क्योंकि हर चीज हमें पता हो, हर चीज हमने पढ़ी हो तो ऐसा जरूरी नहीं होता। फोर्थ का कौन सा स्टेटमेंट इसमें कौन कौन सा मैच कर रहा है? देखो करेक्ट कौन सा है पहले तो ये देखो। स्टेपीज यूरेशिया में है, अभी बताया था मैंने आपको, यूरोप और एशिया, यूक्रेन है, रशिया है। तो ये तो दो तो सही है। तो जब दो सही होगा तो इसका मतलब कौन सा नहीं हो सकता इसमें? इसमें दो वाला नहीं हो सकता, यानी पहला वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि दो वाला सही है। वेल्ड, ये भी आंसर बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है वेल्ड। डी विलियर्स आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे डी विलियर्स खिलाड़ी हुआ करता है क्रिकेट का, तो वी से विलियर्स, डी विलियर्स, ये याद करने का तरीका जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। डाउन्स,
डाउन्स मतलब डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, डी से क्या हो जाएगा, डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जैसे डेविड वार्नर कह सकते हो आप, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेरीज, इसको बास्केट ऑफ ब्रेड कहते हैं, इसको नॉर्थ अमेरिका में है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे ही सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आया तो ये काम चल जाएगा इससे, लेकिन आप नोट डाउन कर लो इसको, उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे सही हैं ये, ठीक है। तो फोर्थ का डी आंसर है, सी नहीं, ठीक है। तो प्रेरीज जिसको हम बास्केट ऑफ ब्रेड कहते हैं वो उत्तरी अमेरिका में, खासतौर पे यूएस में मिलता है। स्टेपीज, इसी के बारे में तो नाम ही इसका स्टेपीज है, सवाना था वैसे स्टेपीज है। तो यूरेशिया, यूरोप और एशिया जहां पे मिलते हैं, यूराल माउंटेन के साधन में साउथ में, वहां पे। वेल्स साउथ अफ्रीका कंट्री है ना, साउथ अफ्रीका, ये जो मैप बनता है हमारा साउथ अफ्रीका वाला, तो साउथ अफ्रीका सबसे नीचे का कंट्री है, वहां पर इस एरिया में वेल्ड मिलेगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को कहा जाता है, ठीक, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। यह कह रहा है कि यह पूर्व में स्टेपीज के बारे में घास क्षेत्र काला सागर तट से लेकर पश्चिम में अल्टाई माउंटेन तक फैला हुआ है। इट स्ट्रेचेस बिटवीन द ब्लैक सी कोस्ट ऑन द ईस्ट टू द अल्टाई माउंटेन इन द वेस्ट, ठीक है, अल्टाई पर्वत तक ये फैला हुआ है। दूसरा सवाल है, ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आते हैं, दे कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। ये सवाल उतना टफ नहीं है, अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता है तो आप अपना नॉलेज लगा के, अपना दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के इसको सही कर सकते हो। दिमाग लगाओ कौन सा सही होगा, ये कौन सा सवाल इसमें सही लग रहा है आपको। ये क्वेश्चन है 5वें नंबर का सवाल। तो 5 वाले आंसर सभी लोग दें, क्योंकि ये कोई फैक्ट वाला सवाल नहीं है, ये ऐसा सवाल है जिसको आप लॉजिकल तरीके से ठीक कर सकते हो। तो दिमाग लगाओ उस पर, और दिमाग अगर नहीं भी लगता है कई बार तो कोई बात है, लेकिन आंसर अपने मन में बनाओ कि हाँ भाई ये आंसर 5वां नंबर का। कुछ लोग सी लगा रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा क्या बताना है लेकिन मन में जरूर दिमाग लगा लिया करो कि भैया हमारा आंसर ये है। अब क्यों है, देखो, अगर ये सवाल आपका गलत भी हो गया ना, जैसे सी वालों का मान लो गलत हो गया जिसने सी लगाया, लेकिन उनको पता तो होगा कि हमने गलतियां क्या करी हैं। लेकिन अगर आप दिमाग में ये बनाओगे नहीं कि हमारा ऑप्शन क्या क्यों है, मतलब एक दिमाग लगा के अगर आप चूज ही नहीं करोगे कि हमारा आंसर ये है, तो उसके बाद फिर सही भी हो जाएगा तो वो बात नहीं आएगी, आपको याद नहीं होगा वो। इसलिए याद करने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग में बना ले, माइंड में, कि ये आंसर सही है। तो पहला सवाल तो लगभग ठीक है, ये इसको मैंने बताया भी तो था अभी, ब्लैक सी का नाम लिया था मैंने, कैस्पियन सी का नाम लिया था मैंने। तो ब्लैक सी, कैस्पियन सी के उसके आसपास जो यूरेशिया का पार्ट है, वहां पर जो घास के मैदान है उनके आसपास ये होता है। तो अंदाजे से हमने ठीक लगा दिया ये आंसर, ठीक है। तो पहला आंसर सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आते हैं, कौन सा, नहीं नहीं, एक ए तो सही है ना, ये तो सही है, तो आंसर तो ये तो ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा, अब मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनको मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, जिनने ज्योग्राफी पढ़ी है, तो जिन लोगों ने क्लाइमेट पढ़ा हुआ है और जो लोग काफी टाइम से एमएमसीक्यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन कैसे सही हो सकता है ये बताओ आप। दूसरा कैसे सही हो सकता है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाएगा। वो टेम्परेट जोन है, आपको बताया हुआ है कि जो ट्रॉपिकल जोन है वहां पर ज्यादातर ट्रॉपिकल जोन में ट्रेड विंड्स चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये डायग्राम हमने कम से कम नहीं तो 20 बार तो मैं बना चुका हूँ इसको, इस टाइप से। ये ट्रॉपिकल जोन है, इसमें 30-35 नॉर्थ एंड 30-35 साउथ के बीच में लगभग इक्वेटर को उसको आसपास ट्रेड विंड चलती हैं। हमने ये कहा है कि इस एरिया में वेस्टर्ली विंड चलती हैं, ट्राइसेलुलर रिंग ऑफ एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं, ये वेस्टर्ली विंड है। तो यही अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया था मैंने टेम्परेट जोन में कि यहाँ पर स्टेपी क्लाइमेट पाया जाएगा, ठंडा होगा, समशीतोष्ण होगा। तो अभी ये कैसे आ जाएगा ये बताओ, वेस्टर्ली विंड में आएगा कि ट्रेड विंड आएगा? ये ऐसे आंसर कहां से आते हैं, कहां से आते हैं ऐसे लोग? ए, आंसर ए है इसका, ध्यान रखना। व्यापारिक पवनें कैसे हो जाएंगे, दिमाग लगाओ, आपको दिमाग में आना चाहिए था कि ट्रॉपिकल ये जो ट्रेड विंड्स हैं इनका एरिया कहां होता है, ये तो गर्म वाली जगह की है, हम ठंडे की बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर से आप दिमाग लगाओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेट ग्लास एंड चूज द करेक्ट इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट वाला पूछना है। अब ये सवाल फैक्चुअल है, मतलब इसमें आप गलती कर भी दोगे तो चलेगा, लेकिन हालांकि गलती करनी नहीं चाहिए आपको, फिर भी एक आध तो सही कर ही दो आप। जैसे वर्ल्ड फिर से आ गया, दिमाग लगाओ,
यहां पर अगर आप गलती कर भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉजिकल सवालों में गलती नहीं करनी है, मतलब जिसको हमने पढ़ा दिया गया है और उसमें फिर आपको दिमाग लगाना है। पुस्ताज हंगरी में है क्या, पंपास चिली में है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है, कौन कहां पे होगा? क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है? 6 का सवाल है, छठा सवाल है ये। सी नंबर आ रहा है ज्यादातर लोगों का, है किसी का बी भी आ रहा है, गुड। इनकरेक्ट कौन सा है? अब जिस महानुभाव का, ये बहुत महानुभाव है अपना एक लड़का, एक तो नया है इसमें, एक पुराना है, अभी ये करेक्ट था। वेल्ड मैंने कहा था, डी विलियर्स साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका एक डायग्राम भी बनाया मैंने, देखो वेल्ड का, कि वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। अभी हमने कहा वेल्ड साउथ अफ्रीका में है, अब हम कह रहे हैं कि नहीं वेल्ड साउथ अफ्रीका में नहीं है, कहीं और ही है, कैसे हो जाएगा ये कौन से लक्षण दिख रहे हैं आपको? ये स्टेटमेंट गलत कैसे, ये तो सही है। कैंटरबरी भी वही है, केन विलियमसन के नाम से इसको याद कर सकते हो आप, मतलब जैसे क्रिकेट में होता ना, विलियमसन खेलते हुए देखो बंदे को, बड़ा बढ़िया खेलता है। तो कैंटरबरी, केन विलियमसन न्यूजीलैंड, डी विलियर्स आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। पंपास, पंपास चिली में नहीं है, पंपासवा जो है वो है आपका अर्जेंटीना में, यहां पर ये गलत है, कोई बात नहीं, आपको ये आंसर गलत नहीं देना था ना वेल्ड वाला, बाकी तो कोई भी दे दो, चलो ठीक है। पंपास कहां पर है? अर्जेंटीना में, आप इसको लिख सकते हो पंपास अर्जेंटीना, ठीक। और पुस्ताज ये ठीक है हंगरी में। अनर्थ हो जाएगा, जा रहे हो ससुराल, पहुंच गए कहीं, कहां, किसी दूसरे का ससुराल। तो कहने का मतलब पुस्ताज हंगरी में है, कैंटरबरी मैंने कहा ना केन विलियमसन के नाम से आप इसको याद कर सकते हो, वेल्ड आपका अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना में है। आगे बढ़ा जाए। हाँ, इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ आप, ये सवाल जो है, स्टेपी जलवायु में तापमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेपी क्लाइमेट है, उसमें टेम्परेचर का क्या क्या इंपैक्ट बनता है, ये है लिखा कि दोनों गोलार्धों की वार्षिक तापमान सीमा के बीच निरंतरता कारक के कारण अत्यधिक अंतर पाया जाता है। इंग्लिश में पढ़ो। देयर इज अ ट्रेमेंडस डिफरेंस बिटवीन द एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ बोथ हेमिस्फीयर ड्यू टू द कॉन्टिनेंटलिटी फैक्टर। अब ये कॉन्टिनेंटलिटी फैक्टर का हिंदी इसमें ऐसा हो गया है कि ये समझ में ही नहीं आएगा आपके, यहां पर समझ में आएगा। देखो कॉन्टिनेंटलिटी यानी महाद्वीपीयता का फर्क होता है दोनों ओर के तापमान में, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जब आप देखेंगे तो वहां पर महाद्वीपीयता की वजह से वार्षिक तापांतर में फर्क पड़ता है। क्या ये बात सही है? ये पूछ रहा है वो। दूसरा सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों में स्टेपी प्रकार की जलवायु गंभीर होती है। गंभीर का मतलब ज्यादा ठंडा पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में स्टेपी क्लाइमेट में। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये पूरा आंसर, तो आप मुझे ये भी कह सकते हो कि स्टेटमेंट के वाइज कि ये सही है ये गलत है। गौर से सोचो इसको, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो आंसर कुछ लोगों का ए आ रहा है, तो ए आंसर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, देखो क्या होता है अभी पता लगेगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने ए आंसर दिया है, सही तो है। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा सरफेस है, ज्यादा लैंड सरफेस है सदर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले। अब जैसे कैसे, जैसे हम स्टेपी की बात करें, स्टेपी यहां है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के आसपास इस एरिया में। अब देखो जो अपना स्टेपी है वो अंदर है बहुत, यानी कॉन्टिनेंट्स के अंदर है, सी से दूर है, तो वहां पर कॉन्टिनेंटलिटी यानी महाद्वीपीयता का प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो दिल्ली है, दिल्ली अंदर है, मुंबई कोस्ट के पास है, तो मुंबई में मैरिन इफेक्ट पड़ेगा यानी सागरी प्रभाव होगा, और दिल्ली में कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होता है, महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ेगा, यानी महाद्वीप का प्रभाव सी का कम पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जमीन ज्यादा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो महाद्वीपीयता का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, चाहे स्टेपी हो चाहे प्रेरीज हो। लेकिन अगर साउथ अमेरिका में देख लो आप, पंपास को देख लो आप, वेल्ड को देख लो आप, डाउन्स को देख लो, तो वहां पर थोड़े थोड़े जमीन है, बाकी उसके बाद सी शुरू हो जाता है। तो अब वो कह रहा है कि वो वार्षिक तापांतर मतलब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ जून के महीने में या जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, दिसंबर जनवरी में बहुत कम होता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर किसके, टू सीजन्स, दो सीजन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर, उसके बीच का जो अंतर है उसको हम एवरेज औसत के हिसाब से एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर लेते हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आपने देखा होगा कि जून में मई में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है,
आजकल दिसंबर जनवरी में कम होता है। तो हमारे यहाँ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है। अब आप मुंबई का एग्जाम्पल ले लो, मुंबई सी के पास है, तो मुंबई में मई जून में भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता और आजकल भी दिल्ली के बराबर नीचे नहीं जाता। तो वहां पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस कम है मुंबई में, तो वहां पर मैरीटाइम इफेक्ट है। तो जितना ज्यादा कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होता जाएगा, यानी जमीन के अंदर हम चले जाएंगे, सी से दूर होते जाएंगे, तो वहां पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम ऑफ समर सीजन एंड मिनिमम ऑफ विंटर सीजन का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है, ये मैंने कई बार बताया था आपको, कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है ना। अगर दिल्ली भी सी के पास होता तो इतना ठंडा यहाँ पे नहीं होता, ना उतनी गर्मी होती। अब स्टेबी टाइप ऑफ क्लाइमेट इज सदर्न हेमिस्फीयर, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा सवाल गलत है, क्यों? विंटर इज सीवियर, मतलब ठंडा दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सीवियर हो ही नहीं सकता उसमें, क्यों? क्योंकि वहां पर सी नजदीक है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्टेपी जो ग्रासलैंड है उससे सी दूर है। तो जितना ज्यादा कॉन्टिनेंटलिटी होगी, जितना ज्यादा जमीन से महाद्वीप से घिरा होगा कोई एरिया या उसके अंदर होगा, उस एरिया में ठंडे में टेम्परेचर उतना ही नीचे जाएगा, और जो एरिया सी के पास होगा वहां पर ठंडे में टेम्परेचर उतना नीचे नहीं जाएगा। नॉर्मली हम ऐसा कह सकते हैं टेम्परेट जोन में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में सी कहां है? नजदीक है, पंपास के नजदीक है, वेल्ड के नजदीक है, डाउन्स के नजदीक है, तो वहां पर ठंडा उतना सीवियर या गंभीर या कम ठंडा नहीं होगा, मतलब सॉरी टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा बहुत ज्यादा। तो स्टेटमेंट गलत है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लिखना था उसने, तो क्या लिख दिया? सदर्न। इतनी बात मेरी समझ में आ गई? आपने आंसर सही दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट समझ गए ना, आपस में क्या इंटरकनेक्टेड हैं दोनों। कॉन्टिनेंटलिटी होगी तो वहां जमीन ज्यादा होगी, अब कॉन्टिनेंटली कम है तो वहां जमीन कम है, तो इसलिए विंटर भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। आंसर समझ में आ गया? एक्सप्लेन किया जो मैंने, एक्सप्लेनेशन समझना ज्यादा जरूरी है। कॉन्टिनेंटलिटी क्या होता है, ऐसे सवाल आ सकते हैं आपके प्री प्लस मेंस में भी, कहीं भी आ सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा सवाल आ सकता है कि मुंबई और दिल्ली के बारे में, कि मुंबई में तो ऐसा ऐसा होता है, दिल्ली में ऐसा होता है, इसके बारे में आप 150 वर्ड या 250 वर्ड लिखिए, यूपीएससी मेंस का सवाल आ सकता है। तो दुनिया भर के सवाल पूछे जाते हैं, जॉब लेने के लिए जरूरी है जानना। फिर से विचार करना है आपको, उत्तरी गोलार्ध में घास क्षेत्र में तापमान की एक बहुत ही उच्च वार्षिक सीमा होती है। सब इंटरकनेक्टेड, जो मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको। द स्टेपी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव ए वेरी हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या ये बात सही है? दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री प्रभाव के कारण मैदानी इलाकों की जलवायु साल भर मध्यम रहती है। द स्टेपी इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू मैरीटाइम इन्फ्लुएंस हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। इस सवाल को अगर आपने गलत कर दिया तो फिर समझ लो आप, आंसर सभी लोग दें। करेक्ट पूछ रहा ना? हाँ, कौन सा करेक्ट ऑप्शन? ये आपका सवाल है 8th, तो इसका आंसर बताओ आप क्या होना चाहिए। और एक महानुभाव कह रहे हैं को ए होगा, तो जाहिर सी बात है जिसने भी आंसर ए दिया है वो बेहोश है, वो अभी अभी आए हैं, उनका पढ़ाई लिखाई से आज का कोई संबंध नहीं है, कल का हो सकता है। कुछ लोग तेज भी हैं इसमें भी, वो आंसर देते ही नहीं है, वो कहते हैं कि हम माहौल देख के बताएंगे क्या है, माहौल देख के बताया जाएगा, कहते हैं कि क्या होने वाला है। अब आंसर जो है सी से बी में चला गया है। जिसने आंसर बी आंसर दिया है वो कह रहा है कि ओनली 2 इज करेक्ट। अब जिसने आंसर बी दिया था, ध्यान देखो तुम, वो कह रहे हैं कि बी करेक्ट है, यानी ए इनकरेक्ट है। अब देखो क्या कह रहा है वो, स्टेपीज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव ए वेरी हाई रेंज एनुअल टेम्परेचर। उत्तरी गोलार्ध में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, ठंडे में ठंडा ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि द स्टेपी क्या लिखा है देखो, देयर इज अ ट्रेमेंडस डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बोथ इन हेमिस्फीयर। ये पढ़ाया था मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, और कॉन्टिनेंटलिटी यानी जमीन के अंदर जो जगह है स्टेपी के लिए, है ना, स्टेपी का मतलब सी के पास नहीं, कॉन्टिनेंट के अंदर मिड में, तो वहां पर महाद्वीपीय प्रभाव ज्यादा आएगा। इस वजह से मैंने कहा था कि स्टेपी है, रशिया है या यूक्रेन के आसपास जो घास के मैदान है, वहां पे ठंडा ज्यादा होगा, ठंडों में गर्मी पड़ेगी, तो वहां पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा। जितना भी महाद्वीपीयता होगी
वहां पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वार्षिक तापांतर उतना ही ज्यादा होगा। तो महाद्वीपीयता कहां ज्यादा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। फिर हमने दूसरे को अभी सही किया था, हमने कहा था कि सदर्न हेमिस्फीयर में सी के पास ही है ये सब, तो यहां पर उतनी महाद्वीपीयता नहीं है, तो इसलिए ठंडा बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसको दोनों को हमने एक्सप्लेन किया और आप लोगों ने इसका आंसर भी सही दिया था इस वाले सवाल में 7th में। अब जैसे ही हम यहां आते हैं, हम कहते हैं कि ये गलत हो गया है। कौन सा? अगर इसी दिमाग के साथ जिसने भी अभी आंसर दिया है, बुरा मत मानना, विवाह हो जाए, मान लो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका विवाह हो जाए इसी दिमाग के साथ, नहीं हो जाएगा? दौड़ दौड़ के वो कहां कहां त्राही त्राही हो जाएगी उधर। तो दिमाग लगाओ उसको। अच्छा, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द स्टेपी इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, वही एक्सप्रेशन मैंने जो किया आपको वही तो है ये। वो कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सागरी प्रभाव के कारण तापमान मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब न तो बहुत ज्यादा होता है न बहुत कम होता। देखो लिखा हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री प्रभाव के कारण मैदानी इलाकों की जलवायु साल भर मध्यम रहती है। मध्यम का मतलब क्या हुआ? मध्यम मतलब न बहुत ठंडा होता है न बहुत गर्म होता है। तो इसी स्टेटमेंट को तो उसने यहां बोला है ये कि विंटर्स आर सीवियर। हमने गलत किया था ना इसको, हमने कहा था नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सीवियर यानी गंभीर नहीं होते हैं क्योंकि वो सी के पास होते हैं। इसी को तो यहां बोल रहा है वो कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सामान्य तापमान होता है, बहुत ठंडा नहीं होता है क्योंकि वो सी के पास है, और सी के पास होंगे तो जस्ट लाइक मुंबई हो जाएगा, जहां जाड़े का तापमान दिल्ली जैसा नीचे नहीं जाता। कभी कभी चला जा रहा है आज की डेट में, वो अलग बात है, उसके पीछे दूसरे रीजन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी। पहले आंसर सही दिया था कई लोगों ने, फिर बाद में बदल दिया। नहीं नहीं, कार भी तब चाहिए ना। देखो दो चीजें हैं, हालांकि दहेज वहेज तो गलत चीज है ही, उसमें हम बात नहीं कर रहे। अगर आपको सास ससुर को कार नहीं देनी है, मान लो जैसे समाज है, तो या तो फिर आप खुद ही कार चलाओ। खुद ही कार चलाओ का मतलब आप खुद ही पोस्ट ले लो, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो इसीलिए तो कहते हैं वुमन एम्पावरमेंट होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं। अगर आप जॉब ले लेते हो और सही जगह सेट हो जाते हो, तो माता पिता को ये जो दहेज और प्राणा चक्कर इधर उधर पड़ना पड़ता है गलत चीजों में, तो वो उनके ऊपर से वो भार कम हो जाएगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। फिर तो कार देनी है कि नौकरी लेनी है? कार देनी है कि नौकरी लेनी है, ये बताओ। दिमाग लगाओ, दिमाग। दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। दिमाग आप कभी कभी लगाते हो, फिर दिमाग आपका बेहोश हो जाता है 2 मिनट बाद। घास क्षेत्र जलवायु में वर्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सामान्य तौर पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन वर्षा हिमपात के रूप में प्राप्त होता है। द विंटर प्रेसिपिटेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज यूजुअली रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। स्टेपिक क्लाइमेट में मतलब बर्फबारी होती कह रहा है। मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल रिसीव्ड ड्यूरिंग द समर सीजन। अधिकांश वार्षिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होती है। इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ, ये सवाल आपका बन सकता है ठीक ठाक। शीतोष्ण कटिबंध है, स्टेपी क्लाइमेट है, विंटर में टेम्परेचर नीचे चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी है, यानी महाद्वीपों के अंदर है, तो महाद्वीपों के अंदर होने से तापमान और नीचे चला जाता है। तो ऐसे में क्या बर्फबारी होगी कि नहीं? ऐसे में बर्फबारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और दूसरा सवाल है, मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द समर सीजन। ग्रीष्म काल में ज्यादातर वर्षा हो जाती है। बताओ कौन सा आंसर सही है इसमें? 9th का देखो, फिर बेहोश हो गए आप कह रहे हो कि सिर्फ 2 सही है 1 गलत है। मैंने क्या कहा आपसे? विंटर रेनफॉल प्रिसिपिटेशन कह रहा है, जाड़े का टाइम चल रहा है, तो जाड़े का टाइम अगर चल रहा है, वहां पर सर्दियां ज्यादा होती हैं क्योंकि महाद्वीपीयता ज्यादा है, भी पढ़ा था ना हमने, विंटर्स होते हैं। तो विंटर सीजन में जहां पर ठंडा ज्यादा होगा, तो क्या सामान्य रूप से क्या वहां हिमपात नहीं हो सकता है? तो कहां होगा हिमपात बताओ? सवाना में। अगर आप स्टेपी क्लाइमेट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां तापमान कम हो जाता है, जहां महाद्वीपीयता ज्यादा है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब जाड़े का तापमान कम हो जाता है, तो स्नोफॉल नहीं होगा क्या? लगाओ जरा दिमाग लगाओ। है तो आपने बी आंसर कैसे लगा दिया इसका, ये बताओ आप। तो आंसर क्या होगा? विंटर है तो हिमपात नहीं होगा तो कहां होगा? अधिकांश वर्षा ठीक है ग्रीष्म काल में हो जाती है, तो विंटर रेनफॉल तो ज्यादातर खाली एक उस पर होता है ना,
विंटर रेनफॉल एंड समर ड्राई, मेडिटेरियन क्लाइमेट में, भूमध्य सागरीय जलवायु में। और एक वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट होती है जिसमें पूरे साल वर्षा होती है, जाड़ों में अच्छी खासी बारिश होती है उसमें, वो है। लेकिन ये अंदर है तो यहाँ पर आप दोनों आंसर सही लगा सकते हो। तो आंसर इज सी। तो एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया इसमें, गुड, बाकी ने थोड़ा सा गड़बड़ा कर दिया। कोई नहीं, दिमाग लगाओ, विंटर सीजन चल रहा है, आप कह रहे हो कि हाँ विंटर ज्यादा होता है वहां पे, तो फिर बर्फबारी क्यों नहीं होगी? अब ये बताओ आप, समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु की स्थानीय पवन निम्नलिखित में से कौन सी है? लोकल विंड्स, मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा भी था कि लोकल विंड्स को आप एक बार खुद से पढ़ लो। एक बार खुद से पढ़ लो मतलब आप अपने आप जहां से भी आप बुक से, गूगल से, इधर से देख लेना। अभी सवाल बहुत अच्छा है, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी लोकल विंड्स स्टेपी टाइप की क्लाइमेट में पाई जाती है। आपको अब लोकेशन के हिसाब से इसका आंसर देना है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ये सवाल उतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो। सही बात है। ये भैंस जो है वो बड़ी है कि छोटी है? अगर ये हमारी अकल है, मतलब ये हमारा छोटा सा सर है, इसके सामने में जब भैंस आएगी तो भैंस का मुझे वो तो बनाना नहीं आ रहा, खैर सींग वींग होंगे, उसके पैर वैर होंगे, तो काफी बड़ा आकार होता है भैंस का। तो यहां पर यह सिद्ध होता है कि भैंस क्या है, बड़ी हो चुकी है। कैसे कैसे बड़ी होगी बताओ? ये बताओ, ये लू कहां चलती है? लू कहां चलती है जरा मुझे बताओ। लू कहां चलती है? वहां रशिया में चल रही है लू, उधर कैस्पियन सी में लू चल रही है, उधर अमेरिका में लू चल रहा है, उधर टेम्परेट जोन में जहां ठंडा हो रहा है। आपको ये पता है कि लू भारत में चलती है, गर्मियों में चलती है, ट्रॉपिकल जोन में चलती है। लू एक वार्म विंड है जो इंडिया में चलती है। तो इंडिया में राजस्थान से लेके, एमपी से लेके यूपी, दिल्ली में ये स्टेपी कब से होने लग गया? ये सवाल जब लू ही आंसर नहीं होगा इसका, तो लू तो हमारे यहां चलती, तो ऑल अब कैसे हो जाएगा? डी कैसे आंसर हो सकता है इसका, ये बताओ। आप ये कह सकते हो कि इनमें से कोई एक आंसर होगा, मिस्टर या चिनूक में से आप मुझे आंसर दे देते, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन लू कैसे, लू मतलब ऑल अब कैसे सही हो जाए? लू तो हमारे यहाँ चलती है यार, वो स्टेपी में कैसे चलेगा? लू टेम्परेट जोन कैसे हो जाएगा? वो थोड़ा सा अकल लगाया करो। तो इसका आंसर कौन सा है? ये मैंने बताया भी था आपको, ये चिनूक इसका आंसर होगा। रॉकी माउंटेन, अमेरिका में, यूएस में अगर आप देखोगे तो रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप्स पे एक चिनूक हवा चलती है, जिससे बाद में वहां खेती बाड़ी ठीक हो जाती है। तो इसका इनमें से चारों ऑप्शंस में से बेहतर आंसर कौन सा है? चिनूक। तो चिनूक है करेक्ट। पूछ रहा ना, करेक्ट ऑप्शन, हाँ ठीक है, अमेरिका में चिनूक आंसर होगा। मिस्ट्रल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मिस्ट्रल मेडिटेरियन सी में, मैंने पढ़ाया था, मिस्ट्रल कोल्ड विंड फ्रांस में चलती है, ठीक, तो वो कोस्ट से काफी नजदीक है, तो वहां पर स्टेपी क्लाइमेट नहीं पाया जाता, वो एल्स माउंटेन में है। क्लियर हो गया? उसके आसपास। तो आंसर इज बी। ओके, आगे बढ़ो। कैसे कैसे आंसर लगा रहे हो भैया? अगर आपका विवाह होने वाला हो इस समय और यही सवाल पूछ रहे हैं, वहां सास ससुर पूछ रहे हैं कि बताओ उधर भारत में लू चलती है तो रूस में कौन सी हवा चलेगी? आप कह रहे हो नहीं, लू ही चलेगी। आंसर खतरनाक आंसर हो जाएगा। स्टेपी वेजिटेशन के बारे में कौन सा कथन सही है बताओ? फिर से आ गया, इसमें लिखा है कि द एवरेज हाइट ऑफ द ग्रास इज कोरिलेटेड विद द रेनफॉल। घास की औसत ऊंचाई वर्षा से संबंधित होती है। ये मैंने सारे सवाल आपको बता रखे हैं अभी, अगर आप गौर से देखोगे तो। दूसरा सवाल है, द एरियाज विथ शॉर्ट स्टेपी टाइप ऑफ ग्रास आर सुटेबल फॉर फार्मिंग। मतलब यहां पर खेती बाड़ी के लिए खेती अच्छे होते हैं, ये सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। तीसरा है, पंपास उत्तरी अमेरिका में गेहूं भूमि की घास की विशेषता है। पंपास इज टिपिकल ऑफ द ग्रास ऑफ द व्हीटलैंड्स इन द नॉर्थ अमेरिका। इस सवाल को आपको आ ही जाना चाहिए। वैसे कौन कौन से इनकरेक्ट हैं पूछ रहे हो? पंपास नॉर्थ अमेरिका में कह रहे हैं, गलत कौन सा? ध्यान रखना है, वो सही नहीं पूछ रहा है, गलत। मैं भी हमेशा ही गड़बड़ कर देता हूं उसमें। 12th का क्या आंसर होगा? रॉन्ग कौन सा है? वो गाना सुना ना आपने, लगता है तो लगने में बुराई तो नहीं, तो इसलिए लगना नहीं है उसमें जो नहीं तो मामला खराब हो जाएगा, वहां पे आते हुए सवाल गलत हो जाएंगे। यानी गलत कौन सा? पंपास कहां पे? अर्जेंटीना, अभी तो बताया था।
मैंने वो प्रेरी बोला था, कौन सा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, प्रेरी ग्रासलैंड साउथ नॉर्थ अमेरिका में है प्रेरीज, ये पंपास है, तो पंपास अर्जेंटीना में है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। बाकी ये दोनों सही है, एक और दो सही है, अब एक ये ओनली 3 सही है। अब घास की औसत ऊंचाई वर्षा से संबंधित होती है, अभी थोड़ी देर नहीं पहले नहीं बताया, पढ़ाया था मैंने, किसी ने बी भी लगा रखा है अभी, देखो अनर्थ हो जाएगा, ये क्या लिखा है, देयर इज इनफ रेन टू सपोर्ट शॉर्ट ग्रासेस, इतनी पर्याप्त वर्षा होती है कि छोटे घास पैदा हो जाए, और लेकिन इतनी नहीं होती है कि लंबे घास पैदा हो जाए या वृक्ष पैदा हो जाए। इसको हमने सही किया था, यानी यहां पर ये साफ साफ कह रहा है कि वर्षा की वजह से घासों की लंबाई कम ज्यादा होती है। अब यहां पर जब हम पहुंचते हैं कुछ सवाल के बाद, तो हम ऐसी तैसी कर देते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं ये गलत है, वर्षा पे आधारित नहीं होता, तो ये भी तो सही होगा आंसर, है ना, सही है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या मैंने अभी क्या कहा, ट्रॉपिकल जो सॉरी टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान या स्टेपी घास के मैदान, जिसमें जैसे पंपास है, वहां पर गेहूं की खेती की जाती है। मैंने बोला था ना बास्केट ऑफ ब्रेड, जब हम उसको गेहूं का टोकरा या बास्केट ऑफ ब्रेड कहेंगे तो इसका मतलब फार्मिंग के लिए क्या है, वो सही होते हैं, ठीक है। तो आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, पहला और दूसरा इसका आंसर सही है। तो आंसर क्या होगा भाई इसका, क्योंकि गलत पूछ रहा ना वो, सी होगा। तो दूसरा और तीसरा तब होता जब वो पूछ रहा है इनमें से सही कौन सा है, वो क्या पूछ रहा है गलत। देखो ऐसी गलतियां बहुत हो जाती हैं, अगर आप इसमें निम्न में से कौन सा कथन सही है होता इन केस, तो आंसर क्या हो जाता, बी हो जाता, लेकिन वो गलत पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ब्लंडर मिस्टेक हो जाएंगे, इसको मानवीय भूल कहते हैं, फेल होने के चांसेस इसमें सबसे ज्यादा होते हैं, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। और ऐसे सवाल आते हैं तो वहां पर कूल रहना है एग्जाम में, और तब जाके फिर आंसर आएगा। तो इस टाइप की गलतियां हम करते हैं तो फिर वो हमें भले ही पूरा आता हो, लेकिन हम ये गलत सही के चक्कर में मामला गड़बड़ा देते हैं। 13 का सवाल है, स्टेपी एशियाई स्टेपी प्रेरी और पंपास जंगली घोड़ों के लिए चारागाह थे। एशियाटिक स्टेपीज प्रेरीज एंड पंपास वर ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर वाइल्ड हॉर्सेस। ये सवाल भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको बन जाएगा। समशीतोष्ण घास के मैदानों में खानाबदोश लोगों के लिए कृषि अज्ञात थी। द कल्टीवेशन वाज अननोन, वाज कह रहा है ध्यान रखना, थी, टू नोमैडिक पीपल व्हेन टेम्परेट ग्रासलैंड्स, मतलब वहां के लोग खेती बाड़ी नहीं जानते थे गुजरे जमाने में। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नोन एज ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के अन्न भंडार, अन्न भंडार मतलब खाना पीने के भंडार माने जाते हैं। ये सवाल आपको आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, दिमाग लगाओ। 13वां सवाल है, 13th क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होना चाहिए, दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। ससुराल वाला दिमाग लगाओ, जब आप अपने घर ससुराल जाओगे तो वहां पर कैसे कैसे आप अपने आप को बनावटी टाइप का दिखाओगे, दिमाग लगाओगे, तो फिर आप इस सवाल को सही कर सकते हो। तो सी आंसर ज्यादा आ रहा है इसमें, और बी भी आंसर आ रहा है। देखो क्या होता है फिर देखते हैं इसमें। सी का मतलब ये हुआ कि 1 और 3 सही है, और बी का मतलब हुआ कि 2 और 3 सही है। कितने लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है इसमें, हिस्ट्री पढ़ते हो ना आप। देखो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ाई करो तो हिस्ट्री हमेशा ज्योग्राफी के ऊपर पैदा होती है। इसका ये मतलब नहीं कि पहले ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए फिर हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मतलब ज्योग्राफी का मतलब है ग्राउंड सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, समझ गए। जैसे आप कहते हो कि सिंधु घाटी के लोगों को घोड़े का कोई खास ज्ञान नहीं था, मिले एक आध जगह पे मिले, लेकिन नॉर्मली घोड़े के बारे में वो नहीं जानते थे। बाद में जब आर्यंस आते तो उनको घोड़े की नॉलेज थी। और आर्यंस कहां के थे, मध्य एशिया से आए, आप बोलते हो आर्य मध्य एशिया से आए, तो मध्य एशिया मतलब यही स्टेपी वाला कैस्पियन सी के आसपास, जहां पर आज के उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी, ये सब आप पढ़ते हो। तो यहां से कौन आए, आर्य आए, और आर्यों के पास घोड़े थे तेज दौड़ने वाले, इसलिए उन्होंने फिर मारकाट खूब मचाई इस एरिया में, पढ़ते हो ना ऐसा। क्या पूछ रहा हूं, एशियाई स्टेपी प्रेरी और पंपास जंगली घोड़ों के लिए चारागाह थे। अब इस सवाल में क्या गलती है ये बताओ, इस सवाल में कुछ गलती है। तो इतिहास, घास के अकल लगाओ, जब घास के मैदान होंगे तो वहीं तो घोड़े होंगे। कभी देखा कि बहुत सारा जंगल है, पेड़ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, वहां पे घोड़ा बच के निकल रहा है, कभी नीचे कर रहा है सर को, कभी ऊपर कर रहा है, और जो उसके ऊपर बैठा है घोड़े के ऊपर, उसकी खोपड़ी किसी पेड़ पे लटकी भी मिल रही, घोड़ा कहीं अलग ही पहुंच जा रहा है।
जब भी आप घोड़े को दौड़ते हुए देखते हो तो मैदानी क्षेत्रों में देखते हो ना, जहाँ पे घासें होती हैं, या जंगल में या रेत में देखते हो उसको, या खेती बाड़ी वाली जमीनों में दौड़ रहा है, धान के खेत में घोड़ा दौड़ा जा रहा है वहां से एक जगह से दूसरी जगह। अक्ल लगाओ, इसलिए कहता हूं मैं, घास के मैदान थे, मैदानी क्षेत्र था, छोटे घास के मैदान, इसीलिए घोड़ों के लिए परफेक्ट था। घोड़ों के लिए परफेक्ट था तो वहां पर रहने वाले लोग घोड़े चलाना सीख गए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह सकते हो, या अपने एनवायरमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर दिया, तो इसीलिए वो लोग घोड़े चलाना सीखे। खाने पीने की चीजें उनके पास कम थी, खेती बाड़ी नहीं होती थी, तब जाके वो भारत जैसे देशों में, या पाकिस्तान वाला एरिया जो आज का है, या हमारा वाला सिंधु घाटी के बाद वाला एरिया है ना, फिर क्योंकि उसके बाद वही लोग आए थे, तो यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, अनाज होता था, तो इसलिए फिर वो वहां से इधर आए। वो लोग जीते, लड़ाई काट सब कुछ हुआ। ऐसा नहीं कि खाली मुगलों ने लड़ाइयां करी हैं, मुगलों ने एक दूसरे को कत्लेआम मचाया, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, पुराने जमाने में हिस्ट्री ने एक दूसरे को सबको मारा है। जरूरी भी था, क्योंकि इलेक्शन नहीं होते थे उस जमाने में। आप दूसरी जगह जा रहे हो, कब्जा कैसे करोगे, लड़ाइयां होती थी, ठीक है, तो गलती उनकी भी नहीं थी। तो जब वो भारत में आएंगे, क्योंकि क्यों आएंगे भारत में, आर्यंस क्यों आए, अगर वहीं बहुत बड़ी खेती बाड़ी होती तो वो भारत क्यों आते, या भारत के लोग गुजरे जमाने में विदेश क्यों नहीं गए ज्यादा, क्योंकि यहां सब कुछ हो जाता था, इसलिए नहीं गए, जरूरत नहीं थी ना उनको जाने की। तो जब वहां पे घोड़े होंगे तो चारागाह होंगे, तो चारागाह होंगे तो खेती बाड़ी नहीं करते थे वो, तो इसमें क्या दिक्कत है, ठीक। तो वहां पे घूमते रहते थे वो उसमें, तो फिर घूमते घूमते उनका दिमाग ज्यादा एडवांस हो गया, भारत की और दुनिया में सब जगह फैल गए, फिर दुनिया में उन्होंने अपना काम निपटाया। और तीसरा ऑप्शन तो सही है, बास्केट ऑफ ब्रेड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो आंसर क्या होगा इसका, डी। आंसर इज डी। तो सी आंसर, देखो अब जिसने सी आंसर दिया वो भी ठीक है, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा दिक्कत लगी हो, ठीक। उन दिनों खेती वेती नहीं थी वहां पे, तभी तो भारत की ओर आए। तो इतिहास जब आप पढ़ते हो तो हिस्ट्री पहले नहीं आती है, पहले ज्योग्राफी आती गुजरे जमाने में, मतलब वहां पर वो चीज नहीं थी ज्योग्राफी के हिसाब से, फिर वहां पर नई सिविलाइजेशन कल्चर पैदा होता है। राजस्थान में रेगिस्तान या दुनिया के जितने भी डेजर्ट्स होंगे, पहले डेजर्ट बनेगा, उसके बाद फिर उसमें लोग उस हिसाब से काम करने लगेंगे, या लोग उसको डेजर्ट बना देंगे धीरे धीरे, जैसे आजकल हो रहा है। लेकिन ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों साथ साथ चलती है। लेकिन पुराने जमाने में जब आप इतिहास पढ़ो तो वहां पर ज्योग्राफी को पहले रखो। ज्योग्राफी का मतलब ये सब्जेक्ट नहीं, ज्योग्राफी का मतलब एरिया, लोकेशन, स्थिति, क्लाइमेट। इतिहास भूगोल दोनों को मिक्स करके पढ़ो, बड़ा मजा आएगा आपको। और जितनी भी आपके मन में भ्रांतियां हैं आज की डेट में कि उसने उसको मार दिया, उसने उसको काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आजकल नहीं काट रहे क्या एक दूसरे को लोग, नहीं, तो वो सब नहीं करना है। तार्किक बनो, लॉजिकल बनो, बड़ा मजा आएगा आपको जिंदगी जीने में, नहीं तो फिर वही फालतू की बात है। समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु में प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए, ठीक। विचार करना है वनस्पति कैसी हो, फटाफट बनाओ। चेनोजम ग्रासेस ऑफ यूक्रेन आर वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ स्टेपी क्लाइमेट। मतलब वो कह रहा है कि यूक्रेन में जो चेनोजम घासेस होती हैं, घासें होती, वैसे चेनोजम मिट्टी भी है, वो एग्जाम्पल है किसका, स्टेपी क्लाइमेट का। अंदाजे से आप आंसर लगा सकते हो इसका। यहाँ की घास बड़े पैमाने पर पशुपालन के लिए आदर्श है, घास उगाने का मौसम साल भर रहता है। उपरोक्त सभी, बताओ जरा आंसर लगाओ इसका क्या होना चाहिए। चौदहवां सवाल, अब आप होश में आ गए हो, चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल सही लगाया आपने आंसर, 14 का डी सही है। अब ये नहीं पता, मान लो आपको चेनोजम एक सॉइल होती है, बेस्ट सॉइल कहा जाता है इसको, सबसे बेस्ट, उसको सॉइल में पढ़ेंगे। और तो यूक्रेन लिख दिया उसने, यूक्रेन रशिया की तो हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है। पशुपालन के लिए अच्छी होती है भाई, पशुपालन कहाँ होगा, जहां पर धान की खेती होती है, गेहूं हो रहा है, वहां पशुपालन होगा, कि जहां घासें ज्यादा होती वहां होगा, आप समझ गए। घोड़े पाले जाएंगे। घास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, घास अडॉप्ट कर लेती क्लाइमेट को ज्यादा जल्दी पेड़ पौधों के मुकाबले, बाकी प्लांट्स के, इसलिए वहां पर घासें पैदा होती रहती हैं। उपरोक्त सभी, आंसर बिल्कुल सही है आपका। आगे बढ़िए। प्रमुख घास के मैदानों में जनजातियों का मुख्य व्यवसाय घुमंतु पशुचारण अभी भी है। वो कह रहा है कि आज की डेट में भी जो नोमैडिक पेस्टोरलिज्म होता है, यानी पशुचारण काज यहाँ है, यहाँ की घास खत्म होगी फिर दूसरी जगह मतलब माइग्रेट करते रहते हैं, वो आज भी वहां की जो ट्राइब्स है उनमें होता है। क्या ये बात सही है? दूसरा है खानाबदोश कहते हैं इनको ना, घूमते रहते हैं जो। द हार्श एनवायरमेंट ऑफ द नोमैड्स मेड द किर्गिज अ टफ एंड फियरलेस पीपल। मतलब यहाँ के जो वातावरण उतना टफ था, तो वहां के जो लोग थे, जैसे किर्गिज हैं,
ये पुराने आदम जमाने के लोग हैं, इन लोगों को सख्त और निडर बना दिया गया है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है, आपको नहीं भी आएगा तो काम चल जाएगा। देखो ये तो सही आंसर। जब भी आप किसी भी कठोर वातावरण में रहोगे, चाहे कहीं का हो, जैसे एस्किमोज रहते हैं वहां पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है ना, तो जब उनके बाद खाना पीना खत्म हो जाता है तो वो लोग तो खुद सुसाइड भी कर लेते हैं कि बाकी जो आने वाली पीढ़ी है वो जिंदा रह सके, मतलब अपने आप को त्याग कर देते हैं। जितना सख्त क्लाइमेट होगा वहां के लोग उतने ही टफ और फेयरलेस होंगे। इसीलिए इस टाइप के एनवायरनमेंट वाले जो जहां ठंडा वंडा ज्यादा होता है, खाने पीने की चीजें कम होती हैं, घोड़े वोड़े पे जाना जाता है, एक दूसरे दूसरी जगह जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इन्हीं लोगों ने पुराने जमाने में हिस्ट्री में जबरदस्त काम किए, पूरी दुनिया को जीता इन्होंने, गुजरे जमाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो टफ लाइफ जीते। जब अफगानिस्तान के लोग ले लो आज की डेट में, हमारे यहाँ शादियों में क्या करते हैं, पटाखे जला रहे हैं, कोई दिवाली में जला रहा है, हूं भां हो रहा है, वहां पे अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है वो, चलो जो भी है ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान में अभी तो हालात अभी भी वैसे ही हैं, उतने अच्छे नहीं, लेकिन बीच में देखो आप, बम पटाखे तो ऐसे ही फट रहे होंगे वहां पे। फिलिस्तीन के लोगों की हालत देखो क्या हो रही होगी वहां पे, कब कौन मर जाए किसी को नहीं पता। तो कभी कभी सोचा करो आप कि आप भारत जैसे देश में रह रहे हो जहां पे फिलहाल शांति है, दूसरे देशों में देखो जहां पे पता ही नहीं चल रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं अटैक होता है, लोग मर जाते हैं। तो वहां के लोग की जो मानसिकता है, जो मेंटेलिटी है, वो किस लेवल पे पहुंच गई होगी। अब मुझे लगता है कि कई लोगों को तो मौत से डर ही नहीं लगता होगा, जितने लोगों को उन्होंने अपने आप आसपास खो दिया होगा कई लोगों ने, है ना, वो सोच ही नहीं पा रहे होंगे कि उम्मीद ही कम होगी कई लोगों की। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारे यहाँ कोविड आया था, पूरी दुनिया में आया था, तो उस समय का माहौल कैसा था उसको देखो, और आज का माहौल देखो कैसा है। अब हम कुछ अलग ही सोच रहे हैं, पूरा माहौल आपको देखेगा इंडिया में कुछ अलग ही जोन में समझ रहा है, भगवान समझने लग गया है इंसान अपने आप को। अभी जरा सी 2-4 छींक और आ जाए, वहीं निपट जाएगा, हिंदू मुस्लिम वहीं हो जाएगा, फिर से आगे बढ़ो। सम क्षेत्र जलवायु के घुमंत चराई, तो ये समझ गए ना आप। तो हाँ, ये तो हाँ मैंने आंसर नहीं बताया इसका, बिल्कुल सही बात है। ये सवाल आते हैं ऐसे वाले, ये सवाल मेंस का सवाल है, ये कभी भी आ सकता है कि टफ लाइफ जो हुई है या वर्ल्ड में जो हिस्ट्री क्रिएट की गई है उस पर इसका बहुत बड़ा योगदान है, किसका, क्लाइमेट का। दूसरा, आज की डेट में घुमंतु पशुचारण आज भी है, तो ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि जो मेन है, जैसे पंपास है, प्रेरीज है, तो यहां पर इन लोगों ने अब घूम घूम के नहीं करते ये, अब ये सेटल्ड हो चुके हैं। मतलब उसमें लिखा ना कि नोमैडिक फेस्टिवल्स, मतलब एक जगह से जाना, दूसरी जगह जाना, तीसरा, तो उसकी जगह पे कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड हो गए हैं अब ये। अब वैसा नहीं रहा कि जैसे पुराने जमाने में होता था। तो पहला ऑप्शन स्लाइटली रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 15 का बी। क्लियर है? अब थोड़ा सा सेट हो गए हैं, आजकल की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान इज बेटर एंड सेफ कंट्री, हाँ ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन इसको बनाए रखना भी जरूरी है। घास क्षेत्र जलवायु के घुमंत चराई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किर्गिज और कजाक इस जलवायु की खानाबदोश जनजातियां हैं, मतलब जो घूम फिर के चलती रहती हैं। घास क्षेत्र को सामूहिक क्षेत्रों में विशाल बनाया गया है। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द मिड लैटिट्यूड प्रोड्यूस द ग्रेट क्वांटिटी ऑफ व्हीट पर कैपिटा। इसको छोड़ो, इसको पढ़ो। नहीं, तीसरा तो है ही नहीं इसमें, ये मिसप्रिंट हो गया साइड। ठीक है, आप यहां से आप बता सकते हो। यहां पर जो गेहूं बोया जाता है, जो गेहूं बोने वाले होते हैं देश, वो एक्सटेंसिव फार्मिंग करते हैं। एक्सटेंसिव मतलब बहुत विस्तार से खेती होती है इस इलाके में। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा है, यहां पर विस्तार वाली जब व्यापक कृषि होती है, विस्तृत खेती के लिए ये घास के मैदान उपयुक्त होते हैं। और तीसरा है, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द मिड लैटिट्यूड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ व्हीट पर कैपिटा। प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन करती है। इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको आंसर देना है। सवाल है आपका 16वां। तो ऑप्शन इधर नहीं दिया गया, अब आप ऑप्शन नहीं भी दोगे तब भी इसमें आंसर में पता लग जाएगा। मैं बता देता हूं आपको क्या है। आपके आंसर कभी कभी ना ऐसे होते हैं कि इंसान बेहोश हो जाए। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में एक्सटेंसिव व्हीट कल्टीवेशन होता है, ये बिल्कुल सही और आइडियल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रेरी घास का मैदान है, स्टेपी रशिया में, यूक्रेन में सब जगह घास होता है, अर्जेंटीना में भी गेहूं होता है, सॉरी होता है, डाउन्स में भी गेहूं होता है। तो वहां पर विस्तार वाली खेती की जाती है, मशीन से खेती की जाती है। पब्लिक कम है तो विस्तार वाली खेत, मतलब गेहूं है तो कई एकड़ में गेहूं बोया हुआ है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है, ठीक, तो यहां पर तो व्हीट यील्ड इन द कंट्रीज दैट प्रैक्टिसाइज एक्सटेंसिव फार्मिंग इज मच हायर। इस क्षेत्र में जो उत्पादन है वो बहुत अधिक होता है। इसमें क्या गलत है?
उत्पादन भी तो अच्छा खासा होता है ना वहां पे, नहीं होता है बताओ। और तीसरा सवाल है प्रति व्यक्ति, मैंने कहा ना कि जनसंख्या यहां पे क्या है, कम है, तो जितना भी उत्पादन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो तीसरा वाला सवाल है। लेकिन अगर ये कहे कि जो उत्पादन है गेहूं का उत्पादन वो मतलब जैसे इंटेंसिव फार्मिंग होगी, इसको थोड़ा सा देखो आप। इंटेंसिव मतलब जो गहन कृषि होती है, जैसे भारत में है, तो हम बहुत कम एरिया में ही कई बार बहुत ज्यादा गेहूं उगा देते हैं, क्योंकि हम लगातार उसमें फार्मिंग करते रहते हैं, कई सारी चीजें। यहां पर क्या होता है कि ये पर हेक्टेयर उत्पादन की बात नहीं करते, ये बड़े लेवल पे करते, तो यहाँ पर पूरा व्यापक उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, एक्सटेंसिव होता है, बहुत बड़े पैमाने पे गेहूं बोते हैं, जैसे कनाडा वाले, यूएस वाले, वहां पर ये है। लेकिन अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए, यानी प्रति व्यक्ति गेहूं का उत्पादन, तो यहाँ ज्यादा होगा, जैसे भारत है। अब भारत में इतने करोड़ों लोग रहते हैं, यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है, यानी एक आदमी के हिसाब से कम हो जाएगा। उनके वहां पब्लिक कम है तो वहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये आंसर तो ठीक है। लेकिन अगर ये कहता कि जो प्रोडक्टिविटी है यहां पर बहुत ज्यादा होती है प्रति हेक्टेयर या प्रति खेत फार्म्स, तो वो गलत हो जाता। तो इस हिसाब से अगर उसकी लैंग्वेज अगर आप देख रहे हो तो दो गलत भी हो सकता है, और लेकिन अगर हम वैसे देखें कि उत्पादन यहां पे ज्यादा होता है तो वो सही भी हो सकता है। तो मेरी बात समझ गए आप? तो इसलिए आंसर आप इसका लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो सी और डी इसमें है, तो डी आंसर ज्यादा बढ़िया है, साफ साफ उसने नहीं लिखा है उसको। आगे बढ़े, गेहूं के लिए फेमस होते हैं। 17वां सवाल है, द हार्ड व्हीट शोन इन विंटर इज बेस्ट फॉर ब्रेड मेकिंग। सर्दियों में बोया गया कठोर गेहूं रोटी बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है। हम अमेरिका की बात कर रहे हैं इस समय है, या स्टेपी की, इंडिया की बात नहीं। बसंत ऋतु में उगाया जाने वाला गेहूं नरम गेहूं होता है जो केक बिस्किट आदि बनाने के लिए उपयुक्त होता है। ये सवाल वैसे आएगा नहीं एग्जाम में आजकल। उत्तरी अमेरिका में केवल सर्दियों का गेहूं बोया जाता है। इनमें से कौन कौन से सवाल सही हैं आपके, ये बताना है आपको। देखो मैं वैसे ही बता देता हूं उसको सीधे सीधे। पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक है। व्हीट शोन इन द विंटर इज बेस्ट फॉर ब्रेड मेकिंग, जो जाड़े में बोया जाता है ब्रेड के लिए अच्छा होता है, मतलब रोटी के लिए। और बसंत में बोया जाने वाला गेहूं ठीक होता है। तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, उत्तरी अमेरिका में केवल सर्दियों का गेहूं बोया जाता है। देखो क्या मतलब है, इंडिया है ना, जैसे इसको समझ लो, इस कंसेप्ट को समझ लो क्या कह रहा हो, बाकी तो ठीक है। वो इंडिया में हम कब बोते हैं गेहूं, विंटर में बोते हैं। देखो विंटर व्हीट होता है हमारे यहाँ, जाड़े का गेहूं होता है। विंटर व्हीट का मतलब ये होता है कि हम नवंबर दिसंबर में एज अ वो कौन सी रबी की फसल इसको बोते हैं। नवंबर दिसंबर में हम इसको बोते हैं और मार्च अप्रैल आते आते हम इसको काट देते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये हमारे। लेकिन अगर यूएस है जैसे, या चाइना है, तो ये ज्यादा नॉर्थ में, यूएस का ज्यादा एरिया है, हम ज्यादा नॉर्थ में। तो यूएस में अगर वो यूएस में गेहूं, अब यूएस का एरिया ज्यादा है ना, जैसे एक्सटेंशन ज्यादा है, यूएस में अगर कोई गेहूं ठंडे इलाके में या कनाडा में, सपोज यूएस में कनाडा में ठंडे इलाके में अगर हम नवंबर दिसंबर में गेहूं बो दें, जिसको विंटर व्हीट कहते हैं, ठीक है, नवंबर दिसंबर में बो दें सारा पूरे देश में, तो फिर वहां पर ये गेहूं सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां दिसंबर जनवरी में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है। बात मेरी समझ में आई? तो वहां पर स्नोफॉल बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा स्नोफॉल होगा, इतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी, इतना ज्यादा माइनस में टेम्परेचर जा सकता है ठंडे इलाके में कि ये गेहूं पैदा ही नहीं होगा। हमारे यहाँ ठंडा उतना नहीं होता है, तो हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर जनवरी में या फरवरी में गेहूं पैदा हो जाता है। लेकिन जो ठंडे इलाके होते हैं, जो हमसे भी नॉर्थ लैटिट्यूड में, उत्तरी अक्षांशों में, जहां पर पोलर साइड को है, वहां पर इतना ज्यादा ठंडा होता है, इतना ज्यादा स्नोफॉल होता है, इतना लेस टेम्परेचर जाएगा कि गेहूं ये नवंबर दिसंबर जनवरी में सरवाइव नहीं कर पाएगा, खासतौर पर दिसंबर जनवरी के महीने में। तो ये लोग क्या करते हैं, ठंडे को मतलब ठंडे को जब ठंडा चला जाए तो उसका वेट करते हैं। तो ठंडा कब चला जाएगा? जब फरवरी आएगा, जब मार्च आएगा, जिसको हम कहते हैं ऑटम सीजन। मार्च आ गया हमारे वहां, शिवरात्रि का टाइम है, तो फेब और मार्च जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटम वाला सीजन है, बसंत वाला, है ना। तो इस समय गेहूं बोएंगे ये लोग, फेब मार्च में गेहूं बोएंगे। तो इसको ऑटम वाला, सॉरी स्प्रिंग, सॉरी ऑटम तो शरद हो गया, मैं उल्टा बोल गया, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग व्हीट। इसको हम बसंत वाला गेहूं कहेंगे। तो स्प्रिंग के सीजन में, फरवरी और मार्च के सीजन में इसको बोया जाएगा और फिर इसको काट दिया जाएगा। लेकिन अगर हम फरवरी मार्च में गेहूं बोएं इंडिया में, तो हमारे यहाँ गेहूं पैदा ही नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि टेम्परेचर फरवरी मार्च में ज्यादा होने लग जाता है, अप्रैल में तो और ज्यादा हो जाएगा, मई में तो खत्म ही हो जाएगा गेहूं, उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए गेहूं को। तो हमारी कंडीशन अलग है, उनकी कंडीशन अलग है। तो इसलिए जितने भी एरियाज नॉर्थ की ओर होंगे, कहां की ओर, जिनका एक्सटेंशन नॉर्थ में होगा, चाहे अमेरिका का हो चाहे रशिया हो, तो वहां पर ठंडा बीतने के बाद भी गेहूं बोया जाता है, यानी फरवरी मार्च में, और उसको बोलते हैं स्प्रिंग वाला यानी बसंतकालीन गेहूं। तो मेरी बात समझ में आई, केवल सर्दियों में गेहूं का उगाया जाता है नहीं, सर्दियों में भी उगाया जाएगा जहां पर सर्वाइव कर सकता है, और स्प्रिंग सीजन में यानी बसंत काल में भी बोया जाएगा। एक बार कमेंट कर तो आपको आ गया सवाल, थर्ड इज रॉन्ग, ठीक है, ए सही है। मेरी बात समझ गए ना, हम जाड़े में गेहूं बो सकते हैं क्योंकि हमारे यहां उतना ठंडा नहीं होता, लेकिन जहां बहुत ज्यादा ठंडा होता है जाड़ा बीतने के बाद वो गेहूं बोते हैं, जिसको बसंतकालीन गेहूं कहा जाता है, ठीक। अब लास्ट का सवाल रहा है बस, कृषि मशीनीकृत के पूर्णतया होने के परिणाम किस में मिलते हैं। मतलब आपने खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा मशीन्स का यूज कर दिया गया है, तो किस प्रकार के जगह पे आपको खेती का मशीनीकरण दिखाई देता है, तो इसका आंसर बताओ आप। प्रेरीज में, पंपास में, डाउन्स में, ये सभी जगह मशीनी खेती, मशीन से खेती होती है। अमेरिका में क्या गाय से, या सॉरी गाय तो नहीं, वो बैल जो होते हैं, बैल से या फिर दूसरे साधन से हल चलाएगा क्या कोई किसान वहां पे, या वहां पे पूरा मशीन चलेगा। उपरोक्त तो सभी क्यों नहीं हो सकता इसमें बताओ। अभी मैंने कहा कि अर्जेंटीना गेहूं बोता है, चलो ठीक है, सभी जगह होता है मशीनीकृत, बिल्कुल एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है यहाँ पे, विस्तृत खेती। अभी आया था थोड़ी देर पहले। कौन सा घास का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अब ये थोड़ा सा हटके सवाल है, कहां पर मतलब बहुत ज्यादा खेती बाड़ी नहीं होती है, गेहूं नहीं होता जिसमें। इस सवाल का आंसर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये उतना खूंखार सवाल नहीं है। देखो पंपास अर्जेंटीना में अच्छा खासा गेहूं होता है, ठीक। प्रेरी, इसको तो बास्केट ऑफ ब्रेड कहते हैं, रोटी की टोकरी कहा जाता है अमेरिका में, यूएस में, ठीक है। पुस्ताज, ये भी ठीक है। वेल्ड, इसका आंसर आप लगा सकते हो, मतलब इन चारों में वेल्ड थोड़ा सा लगता है, साउथ अफ्रीका में है, ये छोटा सा एरिया है हाई वेल्ड के नाम से, यहां पर गेहूं थोड़ा सा कम है, उतना नहीं होता, ठीक है। तो ये आंसर है। आपने बहुत सारा पढ़ लिया, आपने सवाल भी काफी कुछ कर दिए, ठीक है ना। तो फिर हम मिलते हैं आपको कल, और लगे रहिए। स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट को आपको घर जाके आज पढ़ना है, कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है इसको पढ़ना है, और लोकल विंड्स क्या हैं ये भी थोड़ा सा देख लेना। जो भी मैंने चीजें बताई इधर से देख के कम से कम 1 घंटा अपने आप को दो, आप जो मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी फिर और सब्जेक्ट जो भी कर रहे हो आप उसमें जरूर पढ़ा करें। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल।